वेलकम बैक टू एडनोवा। आज के वीडियो में हम डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर को डिकोड करेंगे, द जुडिशरी। जुडिशरी लॉ का फाइनल इंटरप्रेटर है और हमारे राइट्स का प्रोटेक्टर भी। आज के इस वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और जुडिशियल सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। चाहे आप क्लास 12th की लीगल स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जानना चाहते हो कि देश कैसे चलता है, ये वीडियो आपके लिए है। गवर्नेंस की बिल्डिंग 3 पिलर्स पर टिकी होती है, जिससे हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज बनाना और एग्जीक्यूटिव लॉज को इंप्लीमेंट करता है। जुडिशियरी का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना। जुडिशियरी देखती है क्या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है और क्या उसका पालन हो रहा है। हम आज जुडिशियरी पर फोकस करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। जुडिशरी देश का वो सिस्टम है जो कानून की इंटरप्रिटेशन करती है और डिस्प्यूट में जस्टिस दिलवाती है। इंडिया में कोर्ट्स एक हायरार्की में अरेंज्ड है। सबसे ऊपर और एपेक्स कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लागू हुआ था 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट से पहले फेडरल कोर्ट और न्यायिक कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल हुआ करते थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस कर दिया। इसमें बस इतना जानना बहुत है, ज्यादा डीप नहीं जाना। सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है हाई कोर्ट, अपने एरियर्स के केसेस और लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को सुपरवाइज करता है। हायरार्की के लोएस्ट लेवल पर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जहां मोस्ट केसेस शुरू होते हैं। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, यहां हर तरह के झगड़े के केसेस आते हैं, लाइक जमीन के चोरी के, पैसों के। इन सभी केसेस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। हर स्टेट को जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में बटा गया है। लाइक दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, जैसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली या फिर सेंट्रल दिल्ली। अब सवाल उठता है कि इससे क्यों बटा जाता है। बच्चों, इसे इसलिए बटा गया है क्योंकि केसेस हैंडल किए जा सके और वर्कलोड कम हो। अगर पूरी दिल्ली का बोझ एक ही डिस्ट्रिक्ट पर डाल दोगे तो जस्टिस में सालों लग सकते हैं। इसलिए इसे बांटना प्रेफर किया। अगर कोई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो उसे साउथ डिस्ट्रिक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। उसका अपना नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट ऑलरेडी है। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, जो कि है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, जिसके 2 फीचर्स है: इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन और एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहले कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन समझते हैं। इस सिस्टम में कोर्ट्स के डिसीजंस फ्यूचर केसेस के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट मतलब पहले दिया गया कोर्ट का डिसीजन, जो सिमिलर केसेस के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। मान लो एक केस में कोर्ट ने डिसाइड किया, अगर कोई पर्सन किसी की रेपुटेशन को झूठ बोलकर डैमेज करता है तो वो डिफेमेशन होगा। यही है प्रेसिडेंट। अब देखते हैं सेकंड फीचर, एडवर्सरियल मॉडल ऑफ जुरिस्डिक्शन। एडवर्सरियल मॉडल ऑफ जुरिस्डिक्शन में एक न्यूट्रल जज होता है और अंपायर की तरह काम करता है। इस मॉडल में लॉयर्स का एक्टिव रोल होता है। दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लॉयर्स आते हैं और आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस रखते हैं। जज इन दोनों पार्टीज की बात सुनता है और जजमेंट सुनाता है। इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज इसी मॉडल को फॉलो करती है। इसी का एक ऑपोजिट सिस्टम भी होता है, इंक्विजिटोरियल मॉडल। यहां जज खुद इन्वेस्टिगेशन करता है और जज ही एक्टिव रोल प्ले करता है। इंडिया में खैर ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं हु इज अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है और कोर्ट्स में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करता है। कोर्ट में रिप्रेजेंट यानी जैसे आपका अपना एक वकील होता है जो आपकी बात कोर्ट में रखता है, वैसे ही गवर्नमेंट का भी एक वकील होता है जिससे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। आई होप क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ें। अटॉर्नी जनरल को इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के अंदर होती है। अब देखते हैं क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टू बिकम एन अटॉर्नी जनरल। सबसे पहले उस पर्सन के पास सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब उसके पास स्ट्रॉन्ग लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की मेन ड्यूटीज होती है गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना
और प्रेसिडेंट द्वारा दी गई ड्यूटीज को परफॉर्म करना। अटॉर्नी जनरल को स्पेशल प्रिविलेज भी मिलता है। वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट तो कर सकता है, पर उसके पास वोट देने का राइट नहीं होता। अभी तक हमने नेशनल लेवल लीगल ऑफिसर की बात की, यानी अटॉर्नी जनरल। लेकिन स्टेट्स के लेवल पर भी एक सिमिलर पोजीशन होती है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है। एडवोकेट जनरल को स्टेट गवर्नर अपॉइंट करता है। ये अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 के अंडर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि कोर्ट्स गवर्नमेंट के बाकी दो ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से बिल्कुल अलग और फ्रीली काम करती है, और आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी गारंटी देता है। अब सवाल आता है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है? इसके 4 मेन रीजंस हैं। फर्स्टली, जुडिशरी इज अ वॉचडॉग इन डेमोक्रेसी। जुडिशरी एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। अगर गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन अपनी लिमिट क्रॉस करके एक्सेस पावर का यूज करता है तो जुडिशरी उसे रोकती है। सेकंड है टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फ्रीडम्स दी हैं, लाइक फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम टू पीसफुली असेंबल। जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि लोग बिना डरे और बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अपनी बात कह सके, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच टकराव हो। थर्ड है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है। लाइक इन आर्टिकल 21 में, जो कि है राइट टू लाइफ, कोर्ट ने कहा कि इसमें लाइवलीहुड जैसे स्ट्रीट वेंडर का काम और राइट टू फूड भी शामिल करा जाए। ये एड करना जुडिशरी के वजह से पॉसिबल हुआ। फोर्थ एंड लास्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कि स्टेट को हर इंसान के लीगल राइट्स और फेयरनेस के लिए नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही ये इंश्योर कर सकती है कि सामने चाहे कोई भी हो, उसे फेयर ट्रायल मिले। सिंपली सम अप करें तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंट एक ऐसी सेफ्टी वॉल है जो डेमोक्रेसी को बैलेंस रखती है और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। इसमें हम देखेंगे कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और रिटायरमेंट कौन सी एज में होती है और उन्हें रिमूव कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होती। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 इयर्स तक किसी हाई कोर्ट का जज हो, या फिर एटलीस्ट 10 इयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, या थर्ड ऑप्शन डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हो। डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट मतलब लॉ की अच्छी नॉलेज हो प्रेसिडेंट के नज़रों में। अब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए रिक्वायरमेंट है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या इंडिया में एटलीस्ट 10 इयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, या फिर 10 इयर्स तक जुडिशियल ऑफिस संभाला हो। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए या तो न्यायिक सर्विस का मेंबर हो या एटलीस्ट 7 इयर्स तक एज अ लॉयर प्रैक्टिस की हो। जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम को कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। कोलिजियम ग्रुप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जज का कोलिजियम सिस्टम। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर डिसाइड करते हैं किसको एज अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करें। उसके बाद चीफ जस्टिस अपने रिकमेंडेशंस को यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजते हैं। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। देन फाइनली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज को। नाउ लेट्स सी हाई कोर्ट जज का कोलिजियम सिस्टम। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हाई कोर्ट के ही मिलकर डिसाइड करने के बाद
अपने रिकमेंडेशंस चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को भेजते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर अपने व्यूज भेजते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। देन पूरा मटेरियल सेंड होता है सीजीआई को। फिर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस अपने रिकमेंडेशंस भेजते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। देन फाइनली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेंड्स इट टू प्राइम मिनिस्टर। देन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट। देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब समझते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को। सीजेआई के लिए सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज वही सीजेआई बनता है। नाउ लेट्स सी द रिटायरमेंट प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स और हाई कोर्ट जज की 62 ईयर्स। अगर बात करें जजेस के रिमूवल की, तो जजेस को रिमूव करने के प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट 2 टाइप से हो सकता है, इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी में जज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कैपेबल नहीं होता फिजिकली या मेंटली। लाइक अगर जज की हेल्थ कंडीशन या कोई सिवियर बीमारी से गुजर रहे हैं तो जुडिशरी में काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जजेस का फिजिकली और मेंटली अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा तरीका है प्रूवन मिसबिहेवियर। जज का ऐसा कोई बिहेवियर जो जुडिशरी की डिग्निटी के अगेंस्ट हो, लाइक बायसनेस। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो जाती है तो फिर होता है रिमूवल प्रोसीजर स्टार्ट। फर्स्टली नोटिस। पार्लियामेंट के किसी भी 2 हाउसेज में राज्यसभा या लोकसभा में नोटिस भेजना होता है। अगर लोकसभा में भेजा है तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स के साइंस होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में भेजा है तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स के, हाउस के स्पीकर और चेयरमैन दोनों के पास पावर होती है कि वो नोटिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, इंक्वायरी कमेटी। अगर नोटिस एक्सेप्ट हो जाता है तो इंक्वायरी कमेटी बैठती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज और हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वो पर्सन होता है जिसके पास लॉ की अच्छी नॉलेज हो। थर्ड स्टेप, सबमिशन ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। अगर कमेटी अपने रिपोर्ट में जज को गिल्टी मानती है तो उस रिपोर्ट पर दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग की जाती है। इसमें टोटल मेंबर्स में से मेजॉरिटी चाहिए होती है। लाइक अगर 100 लोग हैं तो 50 से ज़्यादा लोग सहमत होने चाहिए। फिर आती है वोटिंग की बात, जिसमें 2/3 मेंबर्स वोट करने ही चाहिए। लाइक अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं तो 66 लोग वोट करने ही चाहिए। लास्ट स्टेप, फाइनल ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट। जब दोनों हाउसेस से ये मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट रिमूवल का फाइनल ऑर्डर इशू करते हैं। अब देखते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स सेमी जुडिशियल बॉडीज होती है, मतलब कि ये पूरी तरह से ट्रेडिशनल कोर्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ खास तरह के डिस्प्यूट सॉल्व करती हैं, लाइक टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म्स और रेंट जैसे डिस्प्यूट्स को ये हैंडल करती है। ये कोर्ट की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन ये कोर्ट का लोड कम करने में मदद करती है। इनका एम होता है जल्दी और सस्ते में जस्टिस प्रोवाइड करना।